नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। हम हैं चुनाव यात्रा पर और आज हम हैं हैदराबाद से 140 किलोमीटर दूर सिरिसिल्ला इलाके में। सिरिसिल्ला में विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं केटीआर वो शख्स हैं जिन्होंने, हम कह सकते हैं, अपने पिता के साथ मिलकर तेलंगाना को नई पहचान दिलाने के लिए एक लड़ाई लड़ी और आज वो चुनाव अभियान पर निकल रहे हैं, चुनाव प्रचार पर निकल रहे हैं। सिरिसिल्ला इलाके से वो विधायक भी हैं और इस बार भी विधायक के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। कैसे आप अपने प्रचार की शुरुआत करते हैं? पिछले 15 दिन से कैंपेन जारी है और सुबह से शाम तक हर गांव में जाना, हर जगह जहाँ कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर्स हैं उनसे मिलना। और पिछले 5 साल जो काम हमने किया और पिछले 13 साल जब से टीआरएस पार्टी का इंसेप्शन हुआ तब से लेके अभी तक जो कैंपेन हमने चालू किया, जो कंपल्शन हमने क्रिएट किया नेशनल पार्टीज़ पे और नेशनल पॉलिटिकल सिस्टम पे, उसके बारे में लोगों को समझाना और किस तरह हमने तेलंगाना को आज हासिल किया है सब समझाते हुए और आगे जाके तेलंगाना के तरक्की के बारे में क्या करना है, यही सब हम इलेक्शन के मुद्दे बना के चल रहे हैं। जी, 13 साल की आपकी लड़ाई रही, लेकिन आप कह रहे हैं कि 15 दिनों से आप चुनाव प्रचार इस चुनाव के लिए कर रहे हैं। इस बीच में आपकी तबीयत भी ख़राब हो गई, आपको मैंने दवा खाते हुए देखा, तो क्या थोड़ा थकान हो रही है? थकान तो बिल्कुल है। इलेक्शन तो समर में होना ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। इंडियन इलेक्शन कमीशन को भी इस बारे में सोचना है कि इलेक्शन इतने गर्मी में तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग भी गुस्से में होते हैं और दूसरी बात, इलेक्शन में हर किसी को तकलीफ भी होती है। तो इस वक्त चुनाव प्रचार की शुरुआत कर चुके हैं केटीआर और आप देख रहे हैं तमाम अपने जो कार्यकर्ता हैं या जो उनके ऑफिस बेयरर्स हैं उससे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं और यहाँ की लोकल समस्याओं के बारे में जो उनकी चिंताएं हैं उसको जाहिर करते हुए उनका निदान भी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा लगता है कि एक रेगुलर फीचर है, आप अपने कार्यकर्ताओं को, आप अपने लोगों को हमेशा ये पिंक झंडा पहनाते हैं? नहीं, जो पार्टी में नए शामिल हो रहे हैं उनको मैं वेलकम कर रहा हूँ पार्टी में। ये हमारा पार्टी का स्कार्फ है, तो वेलकम करना एक रिवाज होता है और वेलकम। तो ये आखिरी दिनों तक आपकी पार्टी में लोग शामिल होते जा रहे हैं? बिल्कुल जारी हो रहे हैं। आज तेलंगाना में टीआरएस का सरकार बनना है, तो बिल्कुल आज जहाँ कहीं भी हम जाते हैं तो हर दिन बहुत लोग मिलते हैं और पार्टी में शामिल होने के लिए हाजिर हो रहे हैं, तो अच्छी बात है। मजबूत जी, आप कह रहे हैं कि हम मजबूत हो रहे हैं और इसी का ये परिणाम है कि लगातार नए लोग, नए कार्यकर्ता पार्टी में शामिल होते जा रहे हैं। केटीआर साहब, ये रिबन है या स्कार्फ है, इसका मतलब क्या हुआ? आप लोगों ने पिंक कलर यहाँ पे क्यों चुना है? नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पार्टी के लीडर हैं केसीआर साहब और दूसरी तरफ यहाँ हमारी पार्टी की जो प्राइम स्लोगन थी तेलंगाना इलाका, उसका हमने मैप बनाया हुआ है और उसका ये तो हमारा इलेक्शन का सिंबल है, जो एम्बेसडर गाड़ी है जो आजकल देखने को नहीं मिलती। तो आज पूरी तरह से हमारे लीडर और हमारी रीजन, हमारी स्टेट और हमारी सिंबल इलेक्शन की निशान, ये तीनों को हमने इस पे शामिल किया और लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं। लेकिन ये बताइए, जो गाड़ी देखने को नहीं मिलती है, जो फिसड्डी होती जा रही है, आप लोग उस पर सवार होकर डेवलपमेंट करना चाहते हैं? नहीं, एम्बेसडर ऐसी चीज़ है जो कंसिस्टेंसी के बारे में जानी जाती है, जो परफॉर्मेंस के बारे में जानी जाती है, चाहे वो पुरानी भी हो। समटाइम्स ओल्ड इज गोल्ड, सो डेफिनेटली आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। हमें उम्मीद है कि आपके लिए ये गोल्ड साबित हो। आगे आपके चुनाव अभियान पे निकलते हैं और रोज़ केटीआर के दिन की शुरुआत ऐसे ही होती है। तो आइए देखते हैं कि आज अपने पिता के चुनाव प्रचार में, रैली में, पब्लिक मीटिंग में आप निकल रहे हैं, किस तरह की वहाँ पे भीड़ होती है और किस तरह से लोग आपका वहाँ स्वागत करते हैं, क्योंकि ये आपका इलाका है तो आपकी जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा होगी। बिल्कुल ज़्यादा है, सफल बनाने के लिए बिल्कुल ज़्यादा है। और आप देखेंगे कि पहली बार आज केसीआर साहब तेलंगाना हासिल करने के बाद आज सिरिसिल्ला आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी तादाद में उनको वेलकम करने के लिए लोग आएंगे और एक भारी मीटिंग होगी वहाँ पे। अच्छा, आपने इसी इलाके को क्यों चुना है अपने कंटेस्ट करने के लिए? मैंने नहीं चुना, पार्टी ने मुझे चुना यहाँ से लड़ने के लिए, तो बस आ गए यहाँ पे। तो पार्टी, एक और बात कही जाती है आपके पिता के बारे में कि वो अक्सर जो है एक नए इलाके को चुन लेते हैं चुनाव लड़ने के लिए, ऐसा क्यों? पिछले 25 साल से वो सिद्दीपेट से रिप्रेजेंट करते हैं और ईच टाइम ही इज़ वन विद अ बिगर मेजॉरिटी, बिगर मार्जिन। पार्टी के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में कुछ फैसले लेने पड़ते हैं। जब कभी लोगों ने कहा कि तेलंगाना राष्ट्र समिति साउथ तेलंगाना में स्ट्रांग नहीं, तो केसीआर साहब ने वहाँ से कंटेस्ट किया, एक पॉइंट प्रूव किया कि वहाँ से भी हम जीतेंगे। और इस बार केसीआर साहब अपने नेटिव प्लेस से लड़ रहे हैं, मेदक से,
और हमें उम्मीद है कि बहुत बड़ी तादाद में उनको मेजॉरिटी मिलेगी और जीतेंगे बड़ी शानदार तरीके से। जी, उम्मीद है कि आप जीतें, लेकिन आप अपने इस अभियान पे निकल रहे हैं जहाँ पर पब्लिक मीटिंग होने वाली है। हम चलते हैं आपके साथ और देखते हैं किस तरह का सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर सिरिसिला इलाके में मैंने देखा मोदी जी की भी बड़ी सी ट्रक लगी हुई है। उनका कोई लहर तो नहीं है? आप लोग को पीछे तो नहीं छोड़ देंगे वो लहर में? नहीं, मोदी जी की लहर तो वैसे कोई तेलंगाना में है नहीं। मोदी जी तो मेरे ख्याल से तेलंगाना के हित में थे ही नहीं, और तेलंगाना बनने के हित में तो बीजेपी लास्ट मिनट तक तो थे ही नहीं, तो उनका कोई लहर तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे। उनका लहर नहीं है तो क्या आप लोग उनके उनके प्रोस्पेक्ट के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं? क्योंकि पूरा देश तो ये समझ रहा है कि वो आने वाले भविष्य में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। आपको उनके सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, मैं तो यही सोचता हूँ कि जो हाइप आज मोदी साहब के बारे में क्रिएट किया गया है सोशल मीडिया में और मीडिया में, ये हाइप है और बहुत कम रियलिटी है इसमें। आप देखेंगे कि 16 मई को जब रिज़ल्ट निकलेंगी तो आप देखेंगे कि साउथ इंडिया में भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा प्रेजेंस है नहीं। साउथ इंडिया में भले ना हो, लेकिन अगर उनकी सरकार बनने की स्थिति आती है तो क्या आप लोग उनके साथ खड़े होंगे, खड़े होते हुए नजर आएंगे? दिल्ली तो बहुत दूर है, देखें जब बनेंगी सरकार उनकी या बनने की संभावना होगी तो तब जाके बात होगी। अभी से एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पे हाइपोथेटिकल आंसर देना मुनासिब नहीं होगा। चलिए, हाइपोथेटिकल नहीं, रियलिस्टिक क्वेश्चन पूछते हैं। आपने यहाँ पर विधायक भी रहे हैं, काम भी कराया होगा, लेकिन आपके इलाके की सड़कें उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि हाईवे की सड़कें। नेचुरली हाईवे तो नेशनल हाईवेज है, और यहाँ जो अंदरूनी इलाके होते हैं, इंटरनल रोड्स, डेफिनेटली प्रॉब्लम है। हम तो यही कहते हैं कि जो निगलेक्ट और जो बैकवर्डनेस आज आपको देखने को मिल रहा है, ये तो आंध्र प्रदेश में हुआ, हमारे आंध्रा लीडर जो थे उनकी वजह से हुआ, और आगे जाके तेलंगाना में आप 5 साल बाद आइएगा, तरक्की देखने को मिलेंगी आपको। लेकिन आप तो इस इलाके के विधायक हैं, तो फिर निगलेक्ट कौन कर रहा है? नहीं, चीफ मिनिस्टर हमारे आंध्रा से हैं, और टीआरएस पार्टी को तो वो तो दुश्मन मानते हैं हमें। तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब तो इस हद तक गए, खुला असेंबली खुलेआम पूरे लोगों के सामने उन्होंने कह दिया कि 1 पैसा नहीं दूंगा मैं तेलंगाना को, जो चाहे कर लो। उनका सीधा बयान था ये असेंबली में, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। तो ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं हमारे जो पूरी तरह से आज विलफुली निगलेक्ट करते हैं रीजन को। लेकिन ये रीजन, मैंने सिर्फ सड़कों की बात की, बट अदरवाइज भी मैंने देखा काफ़ी सारी यहाँ पर राइस मिल्स हैं और एग्रीकल्चर में काफ़ी तरक्की करता हुआ ये इलाका मुझे देखने को मिला। तो इस इलाके को आप किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? ये विकसित नहीं या विकासशील इलाका नहीं है? नहीं, ये जो तरक्की यहाँ होना चाहिए था, जो विकास यहाँ होना चाहिए था, वो हुआ नहीं। दैट इज़ द प्रॉब्लम। यहाँ इस पूरा रीजन जो है तेलंगाना का एक रिसोर्स रिच रीजन है, बट जो तरक्की, जो विकास, जो लोग देखना चाह रहे थे वो मिला नहीं। इसलिए आज लोग एक पूरी तरह से टीआरएस की तरफ, केसीआर साहब की तरफ और तेलंगाना की मुद्दे की तरफ इसलिए आए क्योंकि उनको जो चाहिए था वो मिला नहीं आंध्र सरकार और हमारे आंध्र प्रदेश की राज में। बट वो भी बड़े साइज रीजनल पार्टी हैं, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। ये बाइपोलर कंट्री तो है नहीं, जैसे अमेरिका में आपका रिपब्लिकन वर्सेस डेमोक्रेट वाला सिचुएशन है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जब रीजनल पार्टीज इकट्ठे हो जाती हैं तो यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है, और मेरे ख्याल से तो मुझे यही लग रहा है कि आगे जाके यहाँ तेलंगाना में बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा, और देश में भी आपको देखने को मिलेगा, सारे रीजनल पार्टीज इकट्ठे होंगे और एक न्यू कोalition मिलेगा। सवाल आपसे पूछने हैं, एक तो रीजनल पार्टीज और थर्ड फ्रंट के बारे में मैं पूछूंगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ा सवाल ये बताइए कि आप लोग जितना कांग्रेस की शिकायत करते हैं उतना बीजेपी के खिलाफ खुलकर क्यों नहीं बोलते? नहीं, बीजेपी तो फिलहाल अभी तक रूल पिछले 10 साल में तो कुछ किया नहीं, उन्होंने रूल तो किया नहीं यहाँ पे, और उनका रूल देखने को मिला नहीं। 5 साल वाजपेयी जी की टाइम थी, तो लोग भूल भी चुके हैं उसको, और पिछले 10 साल कांग्रेस पार्टी यहाँ पे रूल कर रही है, राज कर रही है, तो शिकायत तो ज़रूर कांग्रेस पार्टी से और सत्ता में जो है उनसे होगी, और जो लोग विपक्ष में हैं उनसे क्या शिकायत। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जो 5 साल की भी सरकार थी उसके आधार पर भी कम से कम उसका आकलन करना चाहिए? और मोदी जी तो पिछले 3 टर्म्स से गुजरात में सरकार चला रहे हैं, और इसलिए उनका आकलन तो उसी आधार पे किया जाना चाहिए। मैं तो यही मानता हूँ कि देखिए, आपके लिए मोदी बहुत बड़ा मुद्दा होगा, हमारे लिए कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो मोदी जी का कोई लहर नहीं, कोई प्रभाव नहीं।
तो इसमें हमें वही कोई आश्चर्य नहीं है कि यहाँ कांग्रेस की बात और विमर्शा इसलिए होती है क्योंकि कांग्रेस पार्टी पिछले 10 साल से यहाँ राज्य में और केंद्र में सरकार में है और कुछ किया नहीं उन्होंने, तो बिल्कुल उनकी तो विमर्शा होगी, उनकी तो आलोचना करेंगे। और जो भाजपा की आप जो बात कर रही है, भाजपा तो एक फोर्स है ही नहीं इस रीजन में, तो उनकी बात क्यों करें। लेकिन अगर मान लीजिए आप जीत जाते हैं, आप सरकार बनाने की स्थिति में आते हैं और आपको विकास के लिए केंद्र की मदद चाहिए होती है और केंद्र में बीजेपी की सरकार आ जाती है, तो क्या आप लोग उसके साथ दोस्ताना रिश्ता और सहयोगपूर्ण रिश्ता रखना चाहेंगे? आप लोग उसके समर्थन में खड़े होंगे? आपके सवाल में 10 अगर थे, आपके सवाल में 10 अगर थे। अगर ये 10 अगर सही निकले तब आपसे मैं ज़रूर बात करूंगा और अमृता राय को मैं ज़रूर बताऊंगा कि टीआरएस क्या करेगी। और अगर मान लीजिए कोई हंग असेंबली बनने की स्थिति आती है तो आप किसके साथ जाएंगे? एक और अगर, तो जब अगर ये सच साबित होगी तो बिल्कुल आपसे बात करेंगे और जो भी बात होगी साफ साफ होगी। आप अगर का जवाब नहीं देना चाहते हैं, लेकिन आपने एक रीजनल पार्टीज की बात की। रीजनल पार्टीज के प्रोस्पेक्ट को लेके आपको क्या लगता है? अगर मान लीजिए आपकी रीजनल पार्टी इतनी सशक्त है, आप क्या उम्मीद करते हैं कि दूसरी रीजनल पार्टीज भी मिलकर कोई थर्ड फ्रंट की सरकार बना सकती हैं केंद्र में? बिल्कुल बना सकती हैं और मुझे तो पूरा उम्मीद है कि यही होगा अल्टीमेटली, क्योंकि जो हाइप आपको देखने को मिल रहा है भाजपा के बारे में, ये हाइप ही है और कुछ नहीं। और मुझे तो उम्मीद है कि थर्ड फ्रंट जो थर्ड फ्रंट की संभावना आपने जो उठाया, तो एक रियलिस्टिक संभावना है, हो भी सकता है। जी, चलिए हम आपके कैंपेन में चलते हैं और देखते हैं कि लोगों का किस तरह का समर्थन और उत्साह देखने को यहाँ पर मिल रहा है। देख रहे हैं कि हम रैली स्थल पर पहुंच चुके हैं जहां पर बड़ी पब्लिक मीटिंग केसीआर की है और यहां पर तमाम तेलुगु में लिखे पर्चे बांटे जा रहे हैं। इसमें क्या लिखा है? तेलंगाना के लिए। क्या लिखा है? तेलंगाना के लिए मैनिफेस्ट। आपको केसीआर की पार्टी से कोई समर्थन है? अच्छी है। केसीआर की पार्टी कैसी है? अच्छी है। अच्छी है। अच्छी है। क्यों आए हैं यहाँ पे? आप क्यों आए हैं? साहब के लिए देखने को, साहब के लिए देखने का है, देखने के लिए। और कांग्रेस ज्यादा अच्छी है या केसीआर की पार्टी ज्यादा अच्छी है? केसीआर की अच्छी है। क्यों? वो अच्छा काम कर रहे हैं ना, तेलंगाना लाए ना। लेकिन कांग्रेस कहती है कि तेलंगाना तो हमने दिया है। ठीक? कांग्रेस पार्टी कहती है कि तेलंगाना तो हमने दिया है। नहीं, टीआरएस वाले दिया है, टीआरएस से आए। अब आप अपने मुख्यमंत्री से, तेलंगाना का नया मुख्यमंत्री होगा, किसे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? केसीआर होना का। केसीआर को मुख्यमंत्री देखना। और उससे उम्मीद क्या करते हैं? अपने लिए क्या चाहते हैं? अपने जाबा आते हैं ना, हम लोग को जाबा आता है ना, जॉब, नौकरी। సభా ప్రాంగణంలోకి రావాలి. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. इस रैली में क्यों आए हैं? अब तेलंगाना केसीआर के लिए मैं अपन आ गया। केसीआर ने दिलाया तेलंगाना या कांग्रेस ने दिलाया? तेलंगाना केसीआर लाया। तो तेलंगाना की जरूरत क्यों है? मैं इधर तेलंगाना के सिलसिले में रहता, अपन तेलंगाना का आदमी है, इसलिए मैं तेलंगाना का बात कर रहा अपन। तो आपको क्या चाहिए नए राज्य? तो मैं इधर हूँ, गांव में लूम चलाता है, लूम चलाने वाला कार्मिकों के सब ठीक अच्छा काम रहने के, पैसा भी अच्छा आने के, काम का बात हुआ ही मेरा। आपको क्या चाहिए नई सरकार से? और बच्चे अच्छे रहना, नौकरियां होना, अपना देश अपने को होना, अपना गांव अपने को होना, अपना मुल्क अपने को होना। तो केसीआर को समर्थन करते हैं या कांग्रेस को? हम केसीआर को करेंगे ना, केसीआर को करेंगे। అందరూ కూడా పిల్లలు ఉన్నటువంటి తమ్ముళ్ళు అక్కలు కార్యకర్తలు రాబోతున్నారు కాబట్టి అందరూ కూడా ఈ ఎడమ వైపు ఉన్నటువంటి సోదరులందరూ కూడా దయచేసి కుడి వైపు లెఫ్ట్ సైడ్ లో మరి आप मंच पे जाने के बजाय यहाँ आके बैठे। नहीं, थोड़ी देर हमारे जो समर्थक है उनसे मिलना था और उनसे बात करना था और उनको ये विश्वास दिलाना था कि यहाँ भी ठीक है और वहाँ भी ठीक है। तो यहाँ थोड़ी देर बैठ के सबसे मिलके फिर जब केसीआर साहब आएंगे तो मंच पे जाएंगे। आप यहाँ बैठेंगे तो वो आपको वहाँ बिठाएंगे। कोई बात नहीं, मैं लोगों के साथ रहना चाहता हूँ, लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूँ और अच्छा लगता है। हर कोई चाहता है कि युवा लीडरशिप आए।
आपकी पार्टी सीएम के तौर पे आपको क्यों नहीं प्रोजेक्ट करती? नहीं, वैसे तो हमारे पार्टी में लीडरों की कोई कमी नहीं है और हमारे लिए तो बहुत सारे सीनियर लीडर है, हमारे लिए तो बहुत टाइम अभी जारी है। फ्यूचर में देयर इज ऑलवेज अ चांस, बट वी आर नॉट वरीड अबाउट पोस्ट। और आपके परिवार के बारे में बार बार कहा जाता है कि टीआरएस ने केवल और केवल अपने परिवार को बढ़ावा दिया, उसने बाकी लीडरशिप को उस तरह से बढ़ावा नहीं। टीआरएस ने अगर अपने परिवार से किसी को टिकट दिया और लोग उनको चुनते हैं तो किसको क्या एतराज होना चाहिए? लोकतंत्र में तो लोगों से अगर कोई जीत के आता है, लोगों से अगर कोई चुनौती लड़के जीत के आता है तो इसमें कोई किसी को एतराज होने की जरूरत नहीं। आप नहीं मानते हैं कि कोई आलोचना करने की बात है? वंशवाद, परिवारवाद, राजनीति में कोई मुद्दा नहीं है? नहीं, मैं तो यही कहता हूँ कि अगर लोगों से, अगर मैं बैकडोर एंट्री लेके अगर राज्यसभा में आ रहा हूँ या काउंसिल में आ रहा हूँ तो किसी को इतराज होगी तो अच्छी बात है। अगर मैं लोगों के बाद जाता हूँ, लोगों के पास जाता हूँ, उनसे वोट मांगता हूँ और उनको मैं ये बताता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ और लोग मुझे वोट देते हैं और जिताते हैं, तो इसमें कोई किसी को इतराज करने की क्या बात? मुझे ये लगता है कि आप ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि राजनीति में वंशवाद, परिवारवाद आपके लिए कोई मुद्दा है। तो 42 डिग्री के टेम्परेचर में यहाँ पर लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं आ रही है। पसीना पोंछ रहे हैं, कूलर में बैठे हुए हैं, लेकिन भीड़ पर भीड़ इकट्ठी होती जा रही है और सब देखना चाहते हैं कि आखिर इस इलाके में केसीआर और केटीआर का किस तरह का दबदबा है। బంగారు తెలంగాణ మనందరం కూడా ఒక బంగారు భవిష్యత్తును చూద్దామని మీ అందరికి కూడా తెలియజేసుకుంటూ भैया ये क्या है? वाटर 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 है, पानी लेके घूम रहे हैं। मैडम कितने बॉटल पानी है? 50,000 में पानी, 50,000 पानी। 50,000 पे पानी। तो ये सप्तगिरी ड्रिंकिंग वाटर है, 250 ml का पानी है। यहाँ आने वाले तमाम समर्थकों और कार्यकर्ताओं को ये पानी देकर कम से कम इस 42 डिग्री टेम्परेचर में कुछ हद तक ठंडा करने की कोशिश केसीआर और उनकी पार्टी की तरफ से जरूर की जा रही है। और अब इस रैली में शामिल होने के लिए जो तमाम युवा नौजवान पहुंचे हैं उनसे भी बातचीत करते हैं, आखिर उनके एस्पिरेशंस, उनके सपने क्या है। आप यहाँ पे क्यों आए हैं? इधर अभी केसीआर हमारा तेलंगाना का अध्यक्ष आ रहे हैं, इसलिए पूरा जन समीकरण किया। अभी 13 साल से हम देखे सो तेलंगाना अभी आ रहे, तेलंगाना आने की पहले बार हमारा अधिनेता सिलसिला को आ रहे, इसलिए हम पूरे लोग इधर मिलकर जय तेलंगाना निनाद हम करने के लिए आए। तो तेलंगाना बनने के बाद पहली बार केसीआर इस इलाके में आ रहे हैं और लोगों का रेला चला आ रहा है उन्हें देखने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए और उन्हें सुनने के लिए और अपना समर्थन जताने के लिए भी। शायद ऐसा लगता है कि लोगों को उम्मीद है कि तेलंगाना बनने के बाद उनके तमाम सपने केसीआर ही पूरे करेंगे। आपका सपना क्या है? तेलंगाना, हम लोग का तेलंगाना जीतने का, तेलंगाना का पार्टी के जीतने का बस, और केसीआर साहब जीतने का और इस राष्ट्र का मुख्यमंत्री होने का। आंध्र प्रदेश की रैलियों में एक और खास बात है और वो ये कि जब तक उनके बड़े नेता रैलियों में शामिल होने के लिए नहीं आ जाते हैं तब तक लोगों को बांधे रखने के लिए और उनका समर्थन हासिल करने के लिए मंच पर संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का एक के बाद एक सिलसिला चलता ही रहता है और उसी का एक नजारा यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। कोशिश ये है कि देशभक्ति के गीत गाकर स्थानीय देशभक्ति को बढ़ाना और लोगों के अंदर भावनाओं को जगाना। केसीआर के आने की घड़ी नजदीक आती जा रही है और अब उनके बेटे केटीआर यहाँ पर मौजूद अपने समर्थकों और लोगों को संबोधित कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इस संबोधन में वो लगातार
कांग्रेस पार्टी को ही आलोचना का शिकार बना रहे हैं। ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కింద మీద కావద్దు. ఇలా కాంగ్రెస్ నాయకులు మరి నేను అడుగుతా ఉన్నా సూటిగా, ఇలా బాగా ఎగిరెగిరి పడుతున్నారు. ఇచ్చింది మేమే తెచ్చింది మేమే అంటున్నారు. వారిని నేను అడుగుతా ఉన్నా, पिछले 15-20 दिनों से लगातार केसीआर हर इलाके में रैलियां कर रहे हैं और तेलंगाना में एक दिन में वो 10-10 रैलियां कर रहे हैं। तो ये शायद उनकी रैली का आखिरी पड़ाव है। अभी अभी हेलीकॉप्टर से उतरे हैं और इस रैली में पहुंचे हैं लोग। उनको दौड़ते हुए उनको छूने की, उन्हें उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त वो मंच पर पहुंच चुके हैं। उनको धनुष भेंट किया जा रहा है और उम्मीद है कि इस धनुष के ज़रिए वो हो सकता है कि इस युद्ध को जीतने का एक संदेश देना चाहते हों। केसीआर पहुंच चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि उनके एक पाँव ज़मीन पर और एक पाँव हेलीकॉप्टर में रह रहे हैं। मतलब ये कि वो अपने पाँव से भूमि को नापना चाहते हैं और अपने संदेशों से लोगों के दिलों को भांपना चाहते हैं। इस वक्त वो यहाँ पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। అదే పద్ధతిలో మీకు మనం చేస్తా ఉన్నా సరే అనేది మంచిగా ఉపయోగపడుతుంది. నిన్న అట్లా కాకుండా ఇప్పుడు ప్రభుత్వం మనకు వస్తుంది కాబట్టి అందరికీ ధన్యవాదాలు. పెద్దలు కేసీఆర్ గారికి ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన ప్రతి ఒక్క సోదరుడికి సోదరికి పేరు పేరున నమస్కారం తెలియజేసుకుంటూ केसीआर किसी मीडिया के सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं, लेकिन वो अपने तरीके से संदेश देकर यहाँ से निकल गए और निश्चित तौर पर उनको जो कहना था वो अपने समर्थकों से वो कह के चले गए। लेकिन आने वाले दिनों में तमाम सवालों का जवाब जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तो उनको जरूर देना पड़ेगा। जो आप नहीं कह रहे थे वो आपके पिताजी ने कह दिया, यानी बीजेपी की आलोचना की यहाँ से इस मंच से, और उन्होंने कहा कि भारत माता रो नहीं रही थी जिस समय तेलंगाना का बंटवारा हुआ। भारत माता सबसे ज़्यादा खुश थी उस दिन। लेकिन इसके आगे क्या? तेलंगाना को लेके आप लोगों का सपना क्या है? तेलंगाना को लेके आगे विकास के रास्ते पे जाना है और जल्द से जल्द जो विकास हम चाहते हैं वो जैसे भी हो आगे जाके उसके लिए पूरी तरह से टीआरएस पार्टी कमिटेड रहेगी। और दूसरी बात, आज ये दोनों पार्टियों के बीच में टक्कर नहीं हो रहा। आज इस देश में अगर किसी को ये लगता है कि यूपीए और एनडीए के बीच में अगर टक्कर हो रही है तो ये सरासर गलत है। आज हमें उम्मीद है कि टीआरएस पार्टी को अगर कल 10 से 12 एमपी अगर मिलेंगे तो थर्ड फ्रंट में हमारी एक अहम भूमिका होगी और बिल्कुल जो आगे जाके तेलंगाना राज के लिए जो भी तेलंगाना के हित में होगा वो हम करके दिखाएंगे। आप बार बार ये कह रहे हैं कि थर्ड फोर्स ही सत्ता में आने जा रही है केंद्र में, लेकिन मुझे ये बताइए कि तेलंगाना के लिए, मैं फिर वही सवाल दोहरा रही हूँ, आप बार बार ये सपना दिखा रहे हैं लोगों को कि हमने तेलंगाना बनाया। तेलंगाना के लिए आप लोगों का सपना क्या है? तेलंगाना को किस रूप में आप डेवलप करना चाहते हैं? क्या कोई फ्रेमवर्क आपने बनाया है? हमारा पार्टी का मैनिफेस्टो जो है पूरी तरह से इसका खुलासा करता है। खासकर इरिगेशन एस्पेक्ट में हम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 लाख एकड़ नया आयकट अंडर इरिगेशन लाना चाहते हैं। दूसरी बात, 9 hours of power supply, uninterrupted power supply to the farming community during the day time। और तीसरी बात, हमारे लिए आज 1 लाख तक हमारे फार्मर्स जिनके लोन्स हैं, जो लोग आज सुइसाइड कर रहे हैं, उनके लिए लोन की वेवर की जाएगी। और इसी तरह हर एस्पेक्ट में एक डिटेल स्टडी किया। एक बड़ा सवाल आप लोगों के बारे में ये उठाया जा रहा है कि आप लोग रोजगार देने के वादे पर, युवाओं को, नौजवानों को सबसे ज़्यादा रोजगार की उम्मीद है। यहाँ पर जितने लोगों से मैंने बात की, हैदराबाद में जितने लोगों से बात की, सबसे ज़्यादा उनको उम्मीद है कि आप उन्हें एम्प्लॉयमेंट दिलाएंगे, रोजगार दिलाएंगे। उनके लिए आपकी तरफ से क्या योजना है? क्योंकि आप लोगों ने कुछ दिन पहले जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले लोग हैं उनको रेगुलराइज करने की बात की, उससे लोगों के अंदर गुस्सा है। नहीं, 5 लाख जो एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस है तेलंगाना में, 5 लाख जो अनफिल्ड वेकेंट पोजीशंस है, उसमें अगर 1 लाख आप कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ के साथ रेगुलराइज करेंगे तो 4 लाख पोजीशन और भी ओपन रहेंगे। तो तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत 4 लाख जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस है उसको हम फिल करेंगे। और जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ यहाँ के हैं वो लोग यही उम्मीद करके बैठे थे कि अगर आंध्रा के एम्प्लॉयज़ जो भी है उनको अगर आप ऑप्शन देंगे तो फिर यहाँ से कोई भी आंध्रा एम्प्लॉय जाना नहीं चाहता। इसलिए आज हम यही डिमांड करते हैं केंद्र सरकार से भी कि आप आंध्रा के एम्प्लॉयज को ऑप्शन ना दें, ताकि यहाँ के जो ओपन ऑप्शंस है, ओपन पोजीशंस है, वो तेलंगाना के युवा के साथ फिल किया जाए। जी, और आप अपनी भूमिका इस सरकार में किस रूप में देखना चाहते हैं? आप कह रहे हैं कि
फिलहाल तो मैं जीतना चाहता हूँ। जीतने के बाद जो होगा देखा जाएगा। 16 मई के बाद आपसे ज़रूर मिलेंगे, बात करेंगे और जो होगा बिल्कुल बताएंगे आपको। और अगर आपको बहुमत नहीं आया, मैं फिर से उस सवाल पे आ रही हूँ, अगर आपको बहुमत नहीं आया तो आप किसके साथ मिलके अपनी सरकार बनाएंगे? क्या कांग्रेस का सहारा लेंगे? हमें लोगों का सहारा है, लोगों का भरपूर विश्वास है, तो हमें उम्मीद है कि किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और खासकर कांग्रेस पार्टी की सहारे की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कांग्रेस और केसीआर में फर्क यही है कि कांग्रेस लोगों को उनकी भाषा में जवाब नहीं देती है, लेकिन केसीआर लोगों की भावनाओं को जगाते हैं और उनकी भाषा में उनकी तरह से बात करते हैं। और शायद यही वजह है कि लोग उनके साथ ज्यादा से ज्यादा अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। और आज यहाँ की रैली को देखकर भी कम से कम यही कहा जा सकता है। लेकिन मुश्किल ये है कि आने वाले दिनों में अभी स्पष्ट नहीं है कि इस इलाके में यानी तेलंगाना में केसीआर की सरकार बन ही पाएगी कि नहीं। बहुत सारे जानकारों को ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि हंग असेंबली बने और केसीआर को कांग्रेस से समर्थन लेना पड़े। हो सकता है कि केसीआर जो है वो किसी और पार्टी से भी समर्थन की गुजारिश करें। लेकिन इस वक्त केसीआर के जो पुत्र हैं केटीआर, उनका ये मानना है कि दरअसल उन्हें किसी की जरूरत नहीं होगी और केंद्र में भी अगर सरकार बनेगी तो वो रीजनल पार्टियों को ज्यादा सपोर्ट करेंगे, यानी वो थर्ड फोर्स को ज्यादा ताकतवर देखना चाहते हैं। सिरिकुल्ला से कैमरामैन मनोज और दुष्मंता के साथ अमृता राय, राज्यसभा टीवी के।